चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैक्स। देखिए हमने कुछ टर्म्स डिफाइन किए थे, है ना। एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। पहले हमने पढ़ा था कि किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन कैसे एमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं। दूसरा हमने डिस्कस किया था कि जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसके मेथड्स कौन कौन से होते हैं, है ना। तो एक उसमें मेथड था थर्मियोनिक एमिशन, जिसमें हमने किसी मेटल को गर्म किया था। उसके अलावा हमने पढ़ा था जिसमें मेटल को सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट दी गई थी जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले थे, जिसको हम बोल रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक था इसमें फील्ड एमिशन और एक था इसमें सेकेंडरी एमिशन। इसके अलावा कुछ और टर्म्स थे जिसको हमने लिखा था वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, फाइनॉट, और एक टर्म आया था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये जो टर्म्स थे इसको समझते हैं एक बार। वर्क फंक्शन बेसिकली क्या होता है भाई? वो मिनिमम वर्क या वो मिनिमम एनर्जी जो किसी इलेक्ट्रॉन को उसके मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए जरूरी है, उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जरूरी है, उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया था, फाई नॉट इक्वल्स टू एच टाइम्स ऑफ न्यू नॉट। अच्छा, अब हमने इक्वेशन पढ़ा था आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। देखिए इस इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि जो फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास आया था। अच्छा, इसी को हमने न्यू को सी बाय लैम्डा से भी रिप्लेस किया था, तो वहां से रिलेशन बनता है एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, ये तो बात हुई इस इक्वेशन की। आप इस इक्वेशन को देख सकते हैं कि यहां पर जो टर्म आया है हाफ एम वी स्क्वायर का, वो बराबर है एच टाइम्स ऑफ न्यू माइनस न्यू नॉट। अब शर्त ये है कि जो हाफ एम वी स्क्वायर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो हम लिख सकते हैं सिंस काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव देयरफॉर न्यू हैज टू बी ग्रेटर देन न्यू नॉट। अगर ये फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज्यादा नहीं हुई तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकले। दैट मीन्स फॉर emission of electrons, for emission of electrons from a metal surface, from a metal surface, frequency of incident radiation, frequency of incident radiation should be greater than, should be greater than that of threshold frequency, threshold frequency। अच्छा, अब एक टर्म और डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखिए हमने ये तो पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ, समय प्लीज। अब ये बताएं कि जब इलेक्ट्रॉन निकल गए तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो करते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में फ्लो करेंगे, है ना। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को रोकना चाहें तो जो पोटेंशियल हमें देना पड़ेगा उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो द पोटेंशियल डिफरेंस और the potential which is negative, at which the flow of current
जी, ये वाली क्या? अच्छा, ठीक। The potential negative at which the flow of photocurrent stops is called stopping potential. देखिए, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके निकलने लगे थे, हमने उनको रोकना चाहा। ठीक है? इलेक्ट्रॉन को आप तभी रोक सकते हैं जब आप उतना पोटेंशियल दे पाएँ, जितना पोटेंशियल उसके पास ऑलरेडी है। अब ये पोटेंशियल की वैल्यू को हम बोलते क्या है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी नॉट। ठीक है? अच्छा, पोटेंशियल से वर्क कैसे निकालते हैं? हाँ, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा? पोटेंशियल इंटू क्यू, है ना? तो यहां पे अगर हम लिखना चाहते हैं वर्क डन, इसका कितना होगा? वर्क डन बाय पोटेंशियल, so that work done W equals to E times of V naught। अच्छा, ये जो वर्क हुआ था, ये जब हुआ था जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुके। जिस वक्त इलेक्ट्रॉन बाहर निकले उनके पास कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। सो दिस मीन्स दैट हाफ mv square should be equal to ev naught। So another form of Einstein's equation, another form of Einstein's equation is, जो हाफ एम बी स्क्वायर हम लोग ले रहे थे, विच इज एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ईवी नॉट बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू। ठीक है? अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है? तो बेसिकली जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, यानी जो इंसिडेंट लाइट आ रही थी उसकी फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। सो हम कह सकते हैं वी नॉट विल बी मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव फॉर रेडिएशन, रेडिएशन विद हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी। तो अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा। ओके। अच्छा, अब हमारे पास ना आइंस्टाइन की जो इक्वेशंस थी उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पहली इक्वेशन अपने पास आई है एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन आई है एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस ईवी। तो ये तीन इक्वेशंस हैं हमारे पास। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करेंगे, इनको यूज करेंगे, राइट? चलिए यहां से
photoburst stops is called stopping potential. Of Einstein's equation. Really? देखिए इसमें क्वेश्चन आया था एक बार अभी रिसेंटली। क्वेश्चन था कि किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो फाइंड करनी है। फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, find the threshold frequency of a metal surface, of a metal surface if
for if for incident radiation of frequency nu s has a stopping potential. Frequency nu s has a stopping potential v naught upon 2, and frequency nu s by 2 has a stopping potential v। ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा प्रकाश है, ऐसा लाइट है जिसका फ्रीक्वेंसी न्यू एस है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वी नॉट बाई टू। और अगर फ्रीक्वेंसी न्यू एस बाई टू है तो पोटेंशियल होता है वी नॉट। हमें फाइंड करना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखिए भाई, सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी। मेरे पास फॉर्मूला क्या है, एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस ईवी नॉट हुआ। तो पहले जो इक्वेशन बनेगी न्यू एस के लिए वो क्या बनेगी, एच न्यू एस इक्वल्स एच न्यू नॉट प्लस ईवी नॉट अपॉन 2। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन क्या होनी चाहिए, एच न्यू एस बाई टू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ईवी नॉट। क्योंकि पहले केस में फ्रीक्वेंसी न्यू एस था, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट बाई टू था, वही हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। दूसरे में फ्रीक्वेंसी है न्यू एस बाई टू और पोटेंशियल है वी नॉट, हमने उसको इस्तेमाल किया। अब भाई ये दो इक्वेशंस हैं, हमें इनको सॉल्व करना है। तो पहली जो इक्वेशन है एक बार उसको देख लेते हैं। इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ। तो ट्वाइस ऑफ एच न्यू एस बराबर 2 एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट, और इस इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एच न्यू एस बराबर 2 एच न्यू नॉट प्लस 2 ई वी नॉट। मुझे इसमें से न्यू नॉट की वैल्यू निकालना, तो मैं क्या करूंगा, ये जो सेकंड इक्वेशन है ना इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं फर्दर। ये कितना आ जाएगा, 2 एच न्यू एस बराबर 4 एच न्यू नॉट प्लस 4 ई वी नॉट। और ये इक्वेशन मैं इसके साथ में लिख देता हूँ, 2 एच न्यू एस बराबर 2 एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट, है ना। इनको काट देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, जीरो बराबर 2 एच न्यू नॉट प्लस 3 ई वी नॉट। अच्छा, अब यहां से न्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी -3/2 एच, और यहाँ पे ई वी नॉट। ये तो आई है वैल्यू किसकी, न्यू नॉट की, इन टर्म्स ऑफ वी नॉट। मुझे चाहिए क्या, इन टर्म्स ऑफ न्यू एस। तो यहाँ आ जाइए इक्वेशन वन में, या इक्वेशन वन में लिख लेते हैं ये वाली इक्वेशन। तो ट्वाइस ऑफ एच न्यू एस बराबर 2 एच, और न्यू नॉट की वैल्यू, ये वैल्यू है हमारी -3h/2 ई वी नॉट प्लस ई वी नॉट, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और कुछ कट रहा है, और एक काम करते हैं, हमें क्योंकि आंसर ना इसके टर्म्स में नहीं चाहिए, हमें चाहिए आंसर न्यू एस के टर्म्स में, तो हम न्यू एस के टर्म्स में निकालते हैं। हमें कट करना है इसमें से ये ई वी नॉट, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 2 से, फर्स्ट इक्वेशन को करते हैं मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या बनेगा इक्वेशन में, 4 एच न्यू एस बराबर 4 एच न्यू नॉट प्लस 2 ई वी नॉट। अब इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया किसमें, हाँ वो एक बात एक ही है, तो बस मैंने 2 से यहाँ इसलिए कहता हूँ नीचे लिखा हो, हाँ हाफ 4 से कट उड़ा, ये कितना आएगा माइनस करके, -3 एच न्यू एस बराबर -2 एच न्यू नॉट। ये माइनस से माइनस कट गया, एच से एच कट गया, सो न्यू नॉट की वैल्यू कितनी आई है, 3 न्यू एस अपॉन 2। अच्छा, ये तो आंसर आ गया, ठीक है।
क्या ये क्वेश्चन मैथमेटिकली या प्रैक्टिकली सही है? देखो जो न्यू नॉट का मान आया है ना, ये आया है 1.5 टाइम्स ऑफ न्यू एस है ना? अब सोच के बताएं, क्या ये क्वेश्चन सही है? ये नीट 2022 के पेज में है। क्या ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली पॉसिबल है? देखो इलेक्ट्रॉन कब निकलता है? जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा, न्यू नॉट से ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है न्यू एस, वो इंसिडेंट लाइट की है, और थ्रेशोल्ड कितनी आई है? इसकी 1.5 गुनी। तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर ही नहीं निकलेगा। अगर आप न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी को 1.5 न्यू एस लेते हैं, और आप इस पर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करते हैं न्यू एस, तो वो तो इससे कम है। फिर भी अगर वो बड़ी होगी तो भी ये ज्यादा है ना, 1.5 गुना है देखो, न्यू एस की वैल्यू चाहे जो, न्यू नॉट उसका 1.5 गुना है। नहीं तो आप न्यू एस कुछ भी मान लो, कुछ भी ले लो, तब भी ये ज्यादा ही है। कैसे कम ले पाओगे? समझे इस बात को? देखो, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी क्या है? न्यू एस। और थ्रेशोल्ड क्या है? न्यू नॉट। अगर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट न्यू एस से कम हुई तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, है ना? लेकिन अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे उल्टा केस हो रहा है। जो न्यू नॉट आया है वो न्यू एस का 1.5 गुना है, यानी थ्रेशोल्ड ही 1.5 गुनी है इंसिडेंट की, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकले। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। आंसर बेशक इसका आ गया है, तो ये क्वेश्चन लेकिन गलत था है। तो इसका उसमें बोनस दिया गया था क्वेश्चन। नोट कर लीजिए आपने उसको, और इस बात को लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा इसमें। चलिए एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द वर्क फंक्शन of a certain metal is 4.2 electron volt. Will this metal will this metal give photoelectric emission photoelectric emission
for incident radiation of wavelength 330 नैनोमीटर। ये क्वेश्चन है। कैसे करेंगे बच्चों इसको? हाँ, वर्क फंक्शन गिवन है और हमसे पूछा गया है कि अगर 330 नैनोमीटर की लाइट इंसिडेंट होगी तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ये चेक कर। तो आप एक काम करें, एनर्जी निकाल लीजिए और अगर एनर्जी आ जाती है 4.2 से ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर कम आती है तो नहीं। और आपको मैंने तरीका बताया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे निकालते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला था 12 375 330 नैनोमीटर। और नैनोमीटर वाले के लिए फॉर्मूला था 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। इसको डिवाइड कर लीजिए, देखो क्या आता है। इसको डिवाइड करके, इसको डिवाइड करके तो ये आ रहा है 3.75। तो ये जो एनर्जी आई है वो 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये एनर्जी कितनी है 4.2। अब चूंकि एनर्जी ऑफ फोटोन इज लेस देन वर्क फंक्शन, therefore no electron will be ejected। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आए। चलिए एक और क्वेश्चन करिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी for a certain metal is 3.3 into 10 to the power 14 hertz if frequency light of frequency 8.2 multiplied by 10 to the power 14 hertz is incident on it, then find stopping potential। स्टॉपिंग पोटेंशियल को ना हम लोग कट ऑफ पोटेंशियल भी कहते हैं। कट ऑफ पोटेंशियल।
एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, हाँ, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। ई वी नॉट बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट, वी नॉट इक्वल्स टू एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। सारे मान रख दीजिए इसके अंदर। कितना रहा अभी? नहीं भैया, ये कितना हुआ देखो, एच 6.6 10 की पावर माइनस 34, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और न्यू माइनस न्यू नॉट देखो ये है 8.2, और वो है 3.3, इनको माइनस करके कितना आ रहा है? 8.2 माइनस 3.3 और 10 की पावर 14। ये लिखा जा सकता है 66/16 इंटू 10 की पावर -19 और -15 इंटू, ये कितना हुआ? 12 में से 3 गए 9, 7 में से 3 गए 4, 4.9 इंटू 10 की पावर 14। तो अल्टीमेटली ये बन गया 66 4.9 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर -1। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा? अच्छा अच्छा, 6.6 4.9 अपॉन 16, देखिए क्या आता है, इसको सॉल्व करते हैं। One. 6.6 multiplied by 4.9 divided by 16. 2.02. 2.02. ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 7.21
इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। हाँ जी, is incident on a metal surface और ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स with the maximum speed of 6 into 10 की पावर 5 meter per second are ejected from the metal surface find threshold frequency थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। क्या दिया हुआ है आपको? न्यू दिया हुआ है और वी दिया हुआ है ना? हमारे पास फॉर्मूला क्या था? एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो एच न्यू नॉट इक्वल्स टू एच न्यू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। इस पूरे को ना एच से डिवाइड कर देते हैं, तो न्यू नॉट इक्वल्स टू न्यू माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एच। तो एम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास है, वी उसकी वेलोसिटी। ये वैल्यूज पुट करिए, देखते हैं। -31। कितना आंसर आया जी? देखो वैल्यूज में सारी लिख देता हूँ। न्यू है आपके पास 7.21 10 की पावर 14 माइनस एम हो गया आपका 9.1 10 की पावर -31 वी स्क्वायर ये हो जाएगा 36 इंटू 10 की पावर 10 अपॉन 2 इंटू 6.6 इंटू 10 की पावर -34। ये है आपको सॉल्व करना है। कर लेंगे? चलिए इसका जो आंसर आएगा मैं लिख देता हूँ। इसका आंसर आना चाहिए आपका 4.74 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है, सब सॉल्व करने के बाद ये आंसर।
चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब बात करेंगे हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। देखिए, इसके लिए हमारे पास इक्वेशन जो था उसको डिस्कस करते हैं। ई वी नॉट किसके बराबर था भाई? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, वी नॉट इक्वल्स एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। एक हमारे पास इक्वेशन होती थी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, है ना? एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती थी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। यहां पर m क्या होता था? स्लोप। और c क्या होता था? y इंटरसेप्ट। यानी y एक्सिस को कहां पे कट करेगी लाइन। तो देखिए, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है भाई। यहाँ पे हमने लिखा स्टॉपिंग पोटेंशियल और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। अब ये सोचिएगा, अगर हम y को v नॉट कह रहे हैं और x को हम न्यू कह रहे हैं, तो m क्या है? हमने y को तो v नॉट कह दिया और x को हमने न्यू कह दिया। तो बताइए m क्या है इसमें? इस इक्वेशन को देखिए, फ्रीक्वेंसी के साथ क्या है? h अपॉन ई। तो जो m है वो क्या है? h अपॉन ई। और जो c है वो क्या है? माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। तो बेसिकली यहां पर जो स्लोप है वो है h अपॉन ई। और जो y इंटरसेप्ट है दिस इज माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा है। ये वाला जो पॉइंट है जहां इसने कट किया है, दिस इज माइनस फाइ नॉट अपॉन ई। यही है वो। और ये जो एक्स एक्सिस है ये कहां पे कट हो रहा है? न्यू नॉट पर। तो ये एंगल क्या था? सपोज थीटा। तो फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ को देखिए और अगर हम स्लोप को डिफाइन करें यहां से, तो स्लोप होता है tan थीटा और वही स्लोप यहाँ पे कितना है? एच अपॉन ई। अच्छा, अगर हम दो अलग अलग ग्राफ बनाएं, उनको कंपेयर करके बताइएगा कि किसका न्यू ज्यादा है। मैंने एक एग्जांपल लिया, ये है वी नॉट और ये है फ्रीक्वेंसी। एक ग्राफ ऐसे बना हुआ है माइनस फाइव वन, और एक ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है माइनस फाइव टू। इसका फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट वन और ये न्यू नॉट टू। ये मेटल ए है, ये मेटल बी है। बताइए कौन सा मेटल ज्यादा अच्छा फोटोसिंथेसिस में? ए या बी? क्यों? देखो, अच्छा वो होगा जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा। ए है ना? तो हम बोलेंगे क्योंकि न्यू ए इज लेसर देन न्यू बी, देयरफॉर ए इज मोर सेंसिटिव, मोर फोटोसेंसिटिव देन बी। तो ज्यादा वर्क किसमें करना पड़ेगा? ए में या बी? बी में ज्यादा। तो वर्क फंक्शन ऑफ सेकंड इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ फर्स्ट। नो प्रॉब्लम।
अच्छा, इससे ना क्वेश्चन पता है कैसे आएगा कि आपको स्लोप देके रखेंगे और आपसे एच की वैल्यू पूछेंगे। अब ये मत सोचिएगा कि एच की वैल्यू हमें पता है 6.6 इंटू 10⁻30। अगर वो आपसे वैल्यू निकलवा रहा है तो आपको निकालनी पड़ेगी और डेसिमल के सही प्लेसेस पर। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इन एन एक्सपेरिमेंट in an experiment of photoelectric effect, the slope of the slope of cutoff voltage versus frequency is found to be 4.12 into 10 to the power minus 15 volt second. Find the value of Planck's constant. Find the value of Planck's constant. ठीक है, और ये आपको कैलकुलेट करके बतानी है। आपको ऐसा नहीं कि आपको याद है वैल्यू बोली, इसको कैलकुलेट करना है। ये तो हमें पता है कि एच की वैल्यू क्या होती है ना, लेकिन अब ऑप्शन जो हमें दे रहे हैं वो सटीक वैल्यू मांगेंगे। अब उसका तरीका क्या है, हमने स्लोप का फॉर्मूला क्या लिखा था अभी, एच अपॉन ई। ये आया है 4.12 10 की पावर माइनस 15। तो यहाँ से एच कितना आ जाएगा, 4.12 10 की पावर माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाय इसकी वैल्यू ई की 1.6 10 की पावर माइनस 90। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 4.12 और 1.6 और 10 की पावर माइनस 34। ये देखो कितना होता है सब। 100? अरे नहीं, नहीं, 4.12 आपने मल्टीप्लाई किया 1.6 से, ये आया 6.592।
6.592 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ये हो गई आज की बात। ठीक है, ये इसलिए नोट कराया आप लोगों से क्योंकि ऑप्शन में ना वहां पे ऐसी वैल्यूज होंगी, कोई 6.590, 6.591, 6.592 इस तरह की वैल्यू। पॉइंट के बाद के डिजिट्स आपको चेक करने चाहिए। एक और क्वेश्चन है, यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है और यहाँ फ्रीक्वेंसी है और दो अलग अलग ग्राफ दे रखे हैं। ये मेटल ए है, ये मेटल बी है, ये 5 पे है, ये 10 पे है। देखिए भैया, ग्राफ दिया हुआ है, इनमें से आपको बताना है विच मेटल हैज अ हायर वर्क फंक्शन। दोनों में से ज्यादा वर्क फंक्शन किसका है, ए का या बी? वर्क फंक्शन के लिए आप इस ग्राफ को ना नीचे तक बना लो और ये जो लाइंस बनी हुई है ए और बी की, इनको पीछे में लगाए। जो ज्यादा नीचे मिलेगा ना उसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। अब आ रहा है, देखो मेटल बी आ जाएगा, है ना? और अगर हम इसका वर्क फंक्शन निकालना चाहें तो कितना आएगा, ए का कितना आएगा, एच न्यू नॉट, ए वाले का एच की वैल्यू रख देते हैं 6.6 10 की पावर -34 और ए का फ्रीक्वेंसी कितना है, 5 × 10 की पावर 14। ठीक है, और इसी तरह से बी का क्या आ जाएगा, एच न्यू नॉट बी के लिए 6.6 10 की पावर -34 और 10 × 10 की पावर 14।
चले आगे। ठीक है। तो ज्यादा किसका होगा? बी। तो बी का वर्क फंक्शन ज्यादा है, 5b इज ग्रेटर देन 5a। चलिए। चलिए, इसके बाद बात करते हैं हम लोग वेरिएशन ऑफ, ये दिख रहा है ना, वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, या पहले हम इंटेंसिटी की बात कर रहे थे। वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अच्छा भाई, अब जरा सोचिए ध्यान से। पहले तो ये इंटेंसिटी का जो टर्म है ना, ये है क्या? इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी को हम ऐसे डिफाइन कर लेते हैं, इंटेंसिटी इक्वल्स टू एनर्जी imposed on a unit area in a unit time, एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। यानी एक सेकंड में कितनी एनर्जी किसी एरिया पर इंसिडेंट हो रही है, उसको कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब सोचिए, हमने एनर्जी इंसिडेंट करी है एक पर यूनिट एरिया पर सेकंड में। आपने इंटेंसिटी को बढ़ाया, अब बताओ क्या? एक मेटल सरफेस था और हमने इस पर लाइट इंसिडेंट करी है ना, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाई हमने। तो बताइए, इलेक्ट्रॉनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे उस पे क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए? इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर निकलेंगे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है वो बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन जल्दी अगर बाहर निकलेंगे तो करंट बढ़ी बढ़ जाएगी। तो इस बात को लिख लीजिए नोट करके, मैं बोल देता हूँ। On increasing intensity of incident radiation, on increasing, on increasing intensity of incident radiation, on increasing the intensity of incident radiation, the rate of electrons, the rate of electrons emission, the rate of electron emission also increases continuously the photoelectric current also increases. The photoelectric current also increases. ठीक है, इसी में एक बात और लिख लीजिए। But the frequency of incident radiation, but the frequency of incident radiation must be greater than threshold frequency. But the frequency of incident radiation must be greater than threshold frequency. और करके लिख लीजिए दूसरी लाइन में।
photocurrent is directly proportional. Photocurrent is directly proportional. Photocurrent is directly proportional to the intensity of incident radiation. To the intensity of incident radiation. ये ग्राफ बना लीजिएगा इसमें। एक तरफ फोटो करंट है और एक तरफ इंटेंसिटी। तो इसके बाद दूसरा वेरिएशन लिखिएगा। वेरिएशन ऑफ फोटो करंट with frequency. Variation of photocurrent with frequency. अब बताएं इसके अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो इंटेंसिटी से तो क्या हुआ है चेंज, करंट बढ़ गया है। इससे क्या होगा फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी से ना इलेक्ट्रॉनों की स्पीड बढ़ती है। फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉनों का रेट नहीं बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं निकलेंगे बल्कि स्पीड से निकलेंगे। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनों की स्पीड बढ़ाएं तो करंट बढ़ेगा या वही रहेगा या घट जाएगा। करंट को डिफाइन कैसे कर, आई बराबर क्यू अपॉन टी, मतलब एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ। ये नहीं होता उसमें कितनी स्पीड से फ्लो हुआ, बस फ्लो हुआ। तो बताइए फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या बढ़ा, स्पीड बढ़ी या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी। स्पीड बढ़ेगी ना, जब स्पीड बढ़ेगी तो फोटो करंट से क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं बढ़ेगा। तो लिख लीजिए इस बात को। on changing on changing the frequency of incident radiation, on changing the frequency of incident radiation, on changing the frequency of incident radiation, the photoelectric current the photoelectric current does not change, does not change, but the frequency should be greater than, but the frequency should be greater than threshold frequency, but the frequency should be greater than threshold frequency. अच्छा अब ये सोचो, अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ रिलेशन देखें इंटेंसिटी का, ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ा यार, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ी, संख्या बढ़ी।
इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी है या इलेक्ट्रॉनों की स्पीड बढ़ी है? संख्या बढ़ी है। संख्या बढ़ने से क्या बढ़ा है? करंट बढ़ा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम होता है चलते हुए इलेक्ट्रॉन को रोकना। तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे निर्भर करेगा या इलेक्ट्रॉनों की स्पीड पर निर्भर करेगा? नहीं, मुझे क्या करना है? इलेक्ट्रॉन चल रहा है, मुझे इसको रोकना है। तो क्या मुझे इलेक्ट्रॉन कितने हैं उस पर डिपेंड कराना पड़ेगा या इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से आ रहा है उस पर डिपेंड? स्पीड पे आना चाहिए। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से स्पीड बढ़ी थी क्या? उससे तो संख्या बढ़ी थी। तो क्या उससे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। यानी इंटेंसिटी का स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। दूसरा, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो स्पीड बढ़ती है। स्पीड बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो अगला हेडिंग डालिएगा, वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद with intensity of incident radiation. Incident radiation. आप इसी क्लास में हो भाई? आज पहली बार आया? हाँ बच्चों लिखो। For a given frequency of incident radiation, for a given frequency of incident radiation, for a given frequency of incident radiation, the stopping potential for a given frequency of incident radiation, the stopping potential is independent. For a given frequency of incident radiation, the stopping potential is independent of the intensity of incident radiation. For a given frequency of incident radiation, the stopping potential is independent of the intensity of incident radiation. देखिए बच्चों, इसका मतलब ये है, हम इसको ग्राफ से समझें। देखिए, हमने ना तीन अलग अलग ये वैल्यूज लिए, तीन अलग अलग इंटेंसिटी लिए। ये इंटेंसिटी I1 मान लीजिए, इसको I2 और इसको I3। यहाँ पर I3 I2 से बड़ा है और I2 I1 से बड़ा है। और ये जो बीच का गैप दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। ठीक है। तो अब देख रहे हैं हम यहाँ पे, अगर इंटेंसिटी को देखें, या यहाँ पे मैं करंट ले लेता हूँ, फोटो करंट। अब ये बताओ, इस ग्राफ को देख के, यहाँ पे जो V0 है ना, वो तो स्टॉपर पोटेंशियल है। ये जो तीन ग्राफ बने हुए हैं I1 I2 I3, ये अलग अलग इंटेंसिटी है। तो अगर आप I1 को देखें, ये इंटेंसिटी कम है ना, तो इस पे करंट भी कम है। इंटेंसिटी I2, इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो करंट भी ज्यादा होगा। फिर I3 ज्यादा हुआ और तो करंट भी बढ़ेगा।
तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या बढ़ा है? करंट। स्टॉपिंग पोटेंशियल का फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे बढ़ रही है अगर आप देखें, जिसका नाम है सैचुरेशन करंट। देखो सैचुरेशन करंट का मतलब समझते हैं? मान लीजिए जब हम किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराते हैं, तो उसके अंदर सपोज करते हैं 1000 इलेक्ट्रॉन। अगर आप इंटेंसिटी को कम रखोगे तो मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है हर सेकंड, और अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो इस बार 5 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं हर सेकंड, और एक बार आपने क्या किया 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकाले, इंटेंसिटी बढ़ा दी। तो क्या तीनों केस में करंट सेम है? नहीं, अलग अलग है। क्यों? करंट कितने निकल रहे हैं एक सेकंड में उस पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब तीसरा जो केस है उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे। तो जब वो करंट पूरा फ्लो करने लग जाएगा उसको सैचुरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सैचुरेशन करंट किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पर। तो सैचुरेशन करंट, ये आप लोग बना लीजिएगा, saturation current depends upon intensity of incident radiation. हाँ। अच्छा, अब सोचिए अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, क्या फर्क पड़ेगा? देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल बनाने के काम करो, और इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा स्पीड से आएगा तो ज्यादा, तो हमने बढ़ाने के इलेक्ट्रॉन की स्पीड नहीं होती। जब उसकी स्पीड बढ़ेगी तो उसे रोकने का वर्क भी ज्यादा करना पड़ेगा। मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। ठीक है? तो अगला लिख लीजिएगा, ये हो गया ना। वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी। वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी। वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी। देखिए, ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, on increasing the frequency of incident radiation, on increasing the frequency of incident radiation, the speed of photoelectrons, the speed of also increasing the frequency of, on increasing the frequency of incident radiation, the speed of photoelectrons also increases. Consequently, consequently,
The stopping potential, consequently, the stopping potential also increases. Also increases. इसी बारे में लिखती ना. For a given metal, for a given metal, for a given metal, the stopping potential is more negative. For a given metal, for a given metal, the stopping potential is more negative for the stopping potential is more negative for a high frequency. For a high frequency. इसका अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है. देखो ये है सैचुरेशन. -V01 -V02. देखो आप देख सकते हो ये फ्रीक्वेंसी न्यू 3 के लिए है. ये न्यू 2 और ये न्यू 1. न्यू 3 इज ग्रेटर देन न्यू 2 इज ग्रेटर देन न्यू 1. यानी अगर आपने एक ही मेटल के लिए तीन अलग अलग फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करी है तो ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल होगा ज्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए. नोट कर लीजिए.
भाई ये दो तीन बातें हैं जिनको जहन में रखना है वापस से। एक तो हमने किया इंटेंसिटी, है ना, फ्रीक्वेंसी, स्टॉप, स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, एक एक बच्चे से मैं पूछूंगा, आप लोग प्लीज बताइएगा। इधर से शुरू करते हैं समझ नहीं आया? आवाज नहीं आ रही है? अच्छा। मैं कह रहा हूं कि ये जो तीन बातें हमने पढ़ी हैं, चार बातें, कि क्या चेंज करने से क्या चीजें चेंज होती हैं, वो मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है? आप लोग बताइए। जी बताएंगे आप? ठीक है। हमने एक मेटल लिया है ए, मेटल है ये, और इस पर हमने एक प्रकाश डाला है, लाइट डाली है, जिसका फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज्यादा है। ठीक है। क्या होगा जब हम इस प्रकाश की इंटेंसिटी को बढ़ाएं? इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या क्या चीजें चेंज होंगी? एक मिनट जी। इंटेंसिटी बढ़ाई हमने। इंटेंसिटी समझते हो ना? देखो आप ऐसे समझ लो कि एक बल्ब है मेरे पास 100 वाट का, एक बल्ब है 40 वाट का। ठीक है। दोनों से लाइट निकल के किसी एरिया पे इंसिडेंट हो रही है, तो उसको हम इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है। बताइए, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या क्या चेंज होगा, आप बताइए बेटा। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट बढ़ेगा, यानी क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, यानी एक सेकंड में निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है। क्या उससे स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? करंट पर डिपेंड करता है, स्पीड पर। देखो एक चीज बड़ी ध्यान से समझ लो, मैं फिर से बता देता हूं। अगर आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की स्पीड बढ़ती है, अगर आप इंटेंसिटी को चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। ठीक है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो करंट ज्यादा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हुई तो करंट कम होगा, ना कि उसकी स्पीड कम होगी। ठीक है। अब बताइए, आप बताएं भाई। हाँ, पीछे। अगर हम इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, तो उससे स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या फर्क पड़ेगा? बात आई नहीं समझ, जो आवाज मेरी ऑडिबल है ना? या नहीं? आ रही है? मैं पूछ रहा हूँ कि अगर रेडिएशन की जो लाइट इंसिडेंट हो रही थी, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाए, तो उससे स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगा वो भी। देखो आप ऐसे समझो ना कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, उनको रोकना है, तो जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी से आ रहा है वो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा रोकने के लिए। ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जिनके ऊपर सवाल डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है। और हाँ, एक ही मेटल के लिए सैचुरेशन करंट बदलता नहीं है अगर इंटेंसिटी सेम हो। एक ही मेटल के लिए, जैसे मान लो मैं एक प्लेट ले रहा हूं और वो मैग्नीशियम की प्लेट है। ठीक है। आप उस पर किसी इंटेंसिटी का प्रकाश डालते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, करंट फ्लो करने लग जाता है। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे ना तो करंट बढ़ेगा, लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो करंट नहीं बढ़ने का, बल्कि क्या बढ़ेगा? इलेक्ट्रॉनों की स्पीड बढ़ेगी। ठीक है। चलिए ये कुछ बातें हो गई भाई इसके बारे में। अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं भाई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये अभी लिखवाई थी ना? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी लिखवाइए, ये लिखवाइए। प्लैंक की क्वांटम थ्योरी लिखवाई थी, देखना एक बार। आइंस्टाइन से पहले का करा दिया ना? ठीक है। चलिए अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, फोटोन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जिसको कहते हैं फोटोन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। देखो इसमें क्या होगा, फोटोन क्या है, पहली बात तो ये है।
हमने फोटॉन को लाइट का एक पार्टिकल माना है। सो अ फोटॉन a photon is the particle associated with light associated with light। दूसरा, जब फोटॉन मोशन में होता है तो उसका जो स्पीड होगा वो 3 × 10⁸ होता है। तो हम कह सकते हैं द स्पीड ऑफ फोटॉन द स्पीड ऑफ फोटॉन इन वैक्यूम is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तीसरा पॉइंट, its speed changes its speed changes if it travels in a medium। तो वैक्यूम में तो स्पीड हमने लिख दी है 3 × 10⁸। और किसी मीडियम में जाएंगे तो स्पीड बदल जाएगा।